पीएम ने जापानी प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आए भूकंप के बाद अपने जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा को पत्र लिखा है। पीएम ने कहा कि भारत जापान के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। जापान में सोमवार को आए भीषण भूकंप के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा को पत्र लिखा है और मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने उनसे कहा कि वह नए साल 2024 के पहले दिन जापान में आए भूकंप के बारे में जानकर बहुत दुखी और चिंतित हैं। पीएम मोदी ने कहा, मैं मृतकों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। हम आपदा से प्रभावित जापान और उसके लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। उन्होंने कहा, एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदार के रूप में भारत जापान के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है और इस घड़ी में हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने गुजरात के मांडवी से भाजपा के पूर्व विधायक धनजी सेंघानी के निधन पर भी शोक जताया और कहा कि पूर्व सांसद के निधन की खबर से वह दुखी हैं। जहाज हाईजैक, क्रू में 15 भारतीय शामिल। नौसेना ने अगवा जहाज की निगरानी के लिए अपने एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। अगवा जहाज के क्रू से कम्युनिकेशन भी स्थापित कर लिया गया है। साथ ही नौसेना ने अपने युद्धक जहाज आईएनएस चेन्नई को भी अगवा जहाज की तरफ रवाना कर दिया है। सोमालिया के तट से एक जहाज को हाईजैक कर लिया गया है। हाईजैक किए गए जहाज के क्रू सदस्यों में 15 भारतीय नागरिक शामिल हैं। भारतीय नौसेना स्थिति पर नजर रखे हुए है। खबर के अनुसार हाईजैक किए गए जहाज का नाम एमवी लीला नॉरफोल्क है और इस पर लाइबेरिया का झंडा लगा है। नौसेना ने अगवा जहाज की निगरानी के लिए अपने एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। अगवा जहाज के क्रू से कम्युनिकेशन भी स्थापित कर लिया गया है। भारतीय नौसेना ने बयान जारी कर बताया कि घटना गुरुवार शाम की है, जब लाइबेरिया का झंडा लगा जहाज अरब सागर से गुजर रहा था। जहाज ने पोर्टल पर एक संदेश भेजा कि हथियार बंद अज्ञात लोग जहाज पर चढ़ गए हैं और जहाज को अगवा करने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना ने अपने युद्धक जहाज आईएनएस चेन्नई को रवाना किया। आईएनएस चेन्नई मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए ही अरब सागर में तैनात है। कोरोना के 761 नए मामले, 12 की मौत। सक्रिय मामलों की संख्या में केरल पहले स्थान पर है। केरल में मौजूदा समय में 1249 सक्रिय मामले हैं। वहीं कर्नाटक में 1240, महाराष्ट्र में 914, तमिलनाडु में 190, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में 128 सक्रिय मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में शुक्रवार को कोविड-19 के 761 मामले सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 12 नए मौत के मामले भी दर्ज किए गए हैं। शुक्रवार की सुबह 8 बजे के आंकड़ों के अनुसार देश भर में सक्रिय कोविड-19 मामले 4423 से घटकर 4334 हो गई है। केरल में मौजूदा समय में 1249 सक्रिय मामले हैं। वहीं कर्नाटक में 1240, महाराष्ट्र में 914, तमिलनाडु में 190, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में 128 सक्रिय मामले हैं। मरने वाले 12 लोगों में 5 केरल से हैं। वहीं कर्नाटक में 4, महाराष्ट्र में 2 और उत्तर प्रदेश में 1 की मौत हो चुकी है। 5 दिसंबर तक दैनिक मामलों की संख्या 2 अंकों में थी, लेकिन ठंड बढ़ने के बाद मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय रिकवरी दर 98.81% पर पहुंच गई है। वेबसाइट के अनुसार देश भर में अब तक 220.67 करोड़ कोविड-19 की खुराक दी जा चुकी है। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट पर कल आएगा आदेश। ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए या नहीं, इस पर आज आदेश नहीं आ सका। शुक्रवार को भी जिला जज की अदालत से आदेश नहीं आया। मामले पर शनिवार को आदेश आ सकता है। ज्ञानवापी परिसर से संबंधित एएसआई की सीलबंद सर्वे रिपोर्ट के सार्वजनिक करने के मामले में शुक्रवार को भी आदेश नहीं आया। वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत शनिवार को आदेश दे सकती है। बता दें कि एएसआई ने जिला जज की अदालत में आवेदन देकर कहा कि 4 सप्ताह तक सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक न की जाए, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1991 के लंबित वाद लॉर्ड विश्वेश्वर मामले में भी सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इसे में द्वितीय प्रति तैयार करने में समय लगेगा, इसलिए समय दिया जाए और रिपोर्ट सार्वजनिक न की जाए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई
ने जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में 2 सीलबंद लिफाफों में ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट की मांग हिंदू के साथ ही मुस्लिम पक्ष ने भी की है। हिंदू पक्ष ने रिपोर्ट की प्रति तत्काल दिए जाने का अनुरोध किया था। मुस्लिम पक्ष ने पहले आपत्ति जताई थी। स्वाति मालीवाल ने महिला आयोग के पद से इस्तीफा दिया। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल को राज्यसभा का सदस्य बनाया है। पद से इस्तीफा देने के बाद स्वाति मालीवाल ने एक्स पर लिखा, पल दो पल मेरी कहानी है। आज नम आंखों से दिल्ली महिला आयोग को अलविदा कहा। 8 साल कब बीत गए पता नहीं चला। यहाँ रहते हुए बहुत उतार चढ़ाव देखे। अपना हर दिन दिल्ली और देश की भलाई को समर्पित किया। लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी बस शुरुआत है। उन्होंने कहा कि महिला आयोग ने 1,70,000 से ज्यादा शिकायतों पर कार्रवाई की। दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को 500 से ज्यादा सुझाव दिए। 60,000 से ज्यादा यौन उत्पीड़न मामलों की काउंसलिंग की है। साथ ही महिला आयोग के वकीलों ने उनकी मदद की है। साल की रिपोर्ट पेश की है कि कितने केसेस उन्होंने कैसे आगे बढ़ाए, कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। दिल्ली महिला आयोग ने पिछले 8 सालों में शानदार काम किया है। हमने 1,70,000 कंप्लेंट्स के ऊपर डायरेक्टली काम करा है। 500 से ज्यादा सुझाव हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस को हमने भेजे हैं। 60,000 सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स की हमने काउंसलिंग करी है और उनको 2 लाख कोर्ट केसेस में, उनकी हियरिंग्स में हमने मदद करी है। 8,000 से ज्यादा विक्टिम कॉम्पनसेशंस हम लोगों ने सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स के बिहाफ पे डिफरेंट कोर्ट्स में मूव करी हैं और लड़कियों को रिलीफ दिलवाया है। इसी तरीके से 41 लाख कॉल्स हम लोगों ने अपनी 181 विमेन्स हेल्पलाइन पे रिसीव करी हैं। 2.5 लाख से ज्यादा ग्राउंड पे हमारी विजिट्स हुई हैं और 2 लाख से ज्यादा कंप्लेंट्स हमारी महिला पंचायत सेंटर्स ने, जो कि दिल्ली महिला आयोग के ग्राउंड पे ऑफिसेज हैं, वहां पे भी हम लोगों ने रिसीव करी है। तो दिल्ली महिला आयोग ने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। हम डरे नहीं, हम झुके नहीं और हमने बहुत जरूरी सवाल इस सिस्टम से पूछे और उसका नतीजा ये है कि आज दिल्ली महिला आयोग ना सिर्फ इस पूरे दिल्ली में, पूरे देश में, बल्कि विश्व में अपने काम के लिए जाना जाता है। किस तरीके के केसेस पिछले 8 साल में ज्यादा देखने को मिले कि उनका नंबर ज्यादा थे, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, सेक्सुअल हरासमेंट हो? जी, सबसे ज्यादा केसेस तो डोमेस्टिक वायलेंस के हैं और उनमें भी कुछ केसेस, और बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ही ज्यादा डराने वाले हैं। लड़कियों को अभी भी इस देश में जला दिया जाता है। हमने कितने डाउरी डेथ के केसेस हैंडल करे हैं जिसमें मैं अस्पताल पहुंची हूं, लड़की पूरी तरीके से जली हुई है और वो सिर्फ एक मांग कर रही है इस सिस्टम से कि मुझे न्याय चाहिए। तो ऐसे बहुत केसेस देखे हैं। सेक्सुअल असॉल्ट और रेप के अनगिनत केसेस देखे हैं। 8 महीने की बच्ची, 85 साल की महिला, 90 साल की महिला, इन सब के रेप केसेस हम लोगों ने हैंडल करे हैं, इनकी मदद करी है। पर उनका दर्द भी हमारा दर्द बना हुआ है। वो जितने दर्द में है, मैं ये मानती हूँ कि महिला आयोग में जो भी काम कर रहा है, मैं और मेरी पूरी टीम वही दर्द महसूस कर रही है। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ा। मौसम विभाग ने कहा कि दिन में लगातार बादल छाए रहने और सूरज के नहीं दिखाई देने के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे गिर गया है। उत्तर पश्चिम दिशाओं से चल रही बर्फीली हवाओं के चलते उत्तर भारत में हाड़ कंपाने वाली ठंड शुरू हो गई है। गुरुवार को कोल्ड डे की गंभीर स्थिति ने लोगों को दिनभर ठिठुराया और अधिकतम तापमान 12 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जो मौसम के हिसाब से सामान्य से कई डिग्री कम है। यूपी में तेजी से बढ़ रही पर्यटकों की संख्या। यूपी आने वाले पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2023 के 9 महीने में प्रदेश में 32 करोड़ से अधिक पर्यटक यूपी आए। काशी, अयोध्या और प्रयागराज पर्यटकों का सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन रहा। दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर उत्तर प्रदेश साल दर साल नए रिकॉर्ड के साथ अपनी मजबूत स्थिति दर्ज करा रहा है। यूपी हर गुजरते हुए साल के साथ अपने रिकॉर्ड को ही तोड़ रहा है। 2022 में यूपी आने वाले पर्यटकों की संख्या जहां 31.85 करोड़ थी, तो वहीं 2023 के शुरुआती 9 महीने में ही 32 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने यूपी को एक्सप्लोर किया है।
पृथ्वी योजना के लिए 4,797 करोड़ रुपए मंजूर। सरकार ने शुक्रवार को 2021 से 5 साल की अवधि में 4,797 करोड़ रुपए की लागत से पृथ्वी विज्ञान पहल को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उपयोजनाओं को क्लब करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने शुक्रवार को 2021 से 5 साल की अवधि में 4,797 करोड़ रुपए की लागत से पृथ्वी विज्ञान पहल को मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट में जजों के खाली पड़े पद पर होगी भर्ती। स्थायी न्यायाधीशों के तौर पर नियुक्ति के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों राहुल भारती और न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काज़मी के नामों की भी सिफारिश की है। उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने केंद्र को 5 नामों की सिफारिश की है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 4 उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए केंद्र को 5 नामों की सिफारिश की है। ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी में कई वर्षों से निवास करने वाले लोग आज तक लोग मत परिवर्तन को लेकर जगह जगह भटक रहे हैं। हर बार चुनाव के समय यही मुद्दा सामने भी आता है और मत परिवर्तन करवाने की बात नेताओं द्वारा कही जाती है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद यह वादा फिर भूल जाते हैं। आज नगर परिषद अध्यक्ष अंतर सिंह बारे व समस्त ओमकारेश्वर नगर वासियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम ओमकारेश्वर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।